नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात कर रहे हैं हम दिल्ली की, जहां आज भी एमसीडी की तरफ से अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। आज जिस इलाके में एमसीडी का ये बुलडोजर चल रहा है, आपको बता दें वो इलाका है खयाला रोड, श्यामनगर, विष्णु गार्डन में अतिक्रमण हटाओ अभियान इस वक्त चल रहा है। कल भी कई जगहों पर हमने देखा था किस तरह से एमसीडी का बुलडोजर चला था। मदनपुर खादर इलाके में पहुंचा था, रोहिणी इलाके में पहुंचा था, इसके अलावा पटेल नगर में। और कल आम आदमी पार्टी के जो विधायक है अमानतुल्लाह खान को, वो ओखला से विधायक हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इस वक्त वो न्यायिक हिरासत में है, जिसका विरोध भी हो रहा है। ओखला के बाजार जो हैं उनको विरोध स्वरूप आज बंद किया गया है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं खयाला रोड, जहां पर अवैध और अतिक्रमण हटाओ अभियान इस वक्त एमसीडी की तरफ से चल रहा है। लगातार बुलडोजर चल रहा है। अब से कुछ देर पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बुलडोजर की राजनीति पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि बुलडोजर के जरिए वसूली कर रही है बीजेपी। उन्होंने एक बेहद गंभीर आरोप लगाया था। बाकायदा इसको लेकर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी भी लिखी है, बुलडोजर के जरिए वसूली के इस पूरे मामले को लेकर। तो यहां पर उप मुख्यमंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे कुछ देर पहले की, उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली के 63 लाख घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है। जब यहां पर ये घर बन रहे थे तब नहीं रोका गया था, अब इन घरों को उजाड़ने की कोशिश कर रही है और इसके बदले वो वसूली कर रही है। ये बेहद गंभीर आरोप दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लगाए हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में किस तरह से एमसीडी अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाओ के नाम पर ये पूरी जो है कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा दिल्ली के जहांगीरपुरी से हमने देखा था किस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी। कई सवाल वहां पर खड़े हुए थे। उसके बाद तुगलक रोड और कई इलाके, जिसमें कि कल जो है हमने देखा था रोहिणी में, मदनपुर खादर के इलाके में भी बुलडोजर चला था। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के तैमूर नगर में चल चुका है। और सुनते हैं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक बार। दिल्ली में चारों तरफ बुलडोजर ले लेके घूम रही है। उसके पीछे की कहानी यह है कि दिल्ली में 63 लाख घरों को भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का प्लान बना चुकी है। दिल्ली सरकार को इसकी पूरी जानकारी मिली है। इसमें से 63 लाख घरों में से 60 लाख घर तो कच्ची कॉलोनियों के और झुग्गियों के हैं। दिल्ली में 60 लाख मकान है कच्ची कॉलोनियों में और झुग्गियों में। इस सिलसिले में मैंने देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को चिट्ठी भी लिखी है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बुलडोजर से वसूली का षड्यंत्र रच रही है। पहले पैसा ले लेके इनको बसाया था और अब इनको सबको तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी प्लान बना चुकी है। दिल्ली में कच्ची कॉलोनियों के एक एक मकान को भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी, एक एक झुग्गी को भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साफ तौर पर आरोप लगा रहे थे कि जो 63 लाख में से 60 लाख कच्ची कॉलोनियों में बने हुए घर है, झुग्गी झोपड़ी हैं, जिनको हटाने की कार्रवाई यहाँ पर एमसीडी कर रही है और इसके बदले वसूली कर रही है। जब यहाँ पर ये बन रहे थे तब उनसे पैसा लिया गया था और आज अब उनको हटाने की ये कार्रवाई कर रही है और उसके बदले में यहाँ पर एवज में वसूली का गंभीर आरोप उप मुख्यमंत्री ने लगाया है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब राष्ट्रगान जरूरी होगा। ये फैसला यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड की बैठक में लिया गया। कक्षाएं शुरू होने से पहले अब यूपी के मदरसों में राष्ट्रगान गाया जाएगा। रमजान की छुट्टियों के बाद मदरसों में कक्षाएं शुरू हो गई हैं। बोर्ड की ओर से सभी जिला कल्याण अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है। और अब बात करते हैं कर्नाटक की राजनीति की। हिजाब, हलाल मीट और अजान के बाद अब कर्नाटक में विवाद धर्मांतरण रोकथाम अधिनियम को लेकर शुरू हो गया है। विधानसभा में बिल पिछले साल दिसंबर में पास हुआ, लेकिन विधान परिषद में नंबर न होने की वजह से ये पूरा मामला अटक गया। हालांकि अब बीजेपी सरकार विधान परिषद में इस बिल को पास करा सकती है, लेकिन सरकार ने अध्यादेश का सहारा लेने का फैसला किया, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दी क्या थी। देखते हैं रिपोर्ट।
कैबिनेट की बैठक में बसवराज बोम्मई सरकार ने आनन फानन में धर्मांतरण रोकथाम अधिनियम पास कर दिया। यानी अब कर्नाटक में जबरन धर्मांतरण साबित होने पर 50,000 रुपए के जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक की सजा हो सकती है। In near future we are not अगले 3-4 महीनों तक विधानसभा का कोई सत्र नहीं है और हम नहीं चाहते थे कि ये बिल के तौर पर वैसे ही पड़ा रहे, इसलिए हम ऑर्डिनेंस लेकर आए। जो बिल पास किया गया था और इस ऑर्डिनेंस में कोई परिवर्तन नहीं है। ordinance or enactment, so we are going for ordinance. 23 दिसंबर 2021 को कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021 पास किया था। इसके तहत जो धार्मिक संस्था अपने शिक्षा संस्थानों में नौकरी या मुफ्त शिक्षा का प्रलोभन देकर धर्मांतरण करवाएंगे वो दोषी माने जाएंगे। शादी करवाने का वादा या फिर बेहतर जीवन या दैवीय मदद का भरोसा देना भी प्रलोभन माना जाएगा। धर्म बदलने से 1 महीने पहले धर्मांतरण करवाने वाले और धर्मांतरण करने वाले दोनों की जानकारी जिलाधिकारी को देनी होगी। सामान्य कैटेगरी वाले का धर्मांतरण कराने वाले आरोपी को 3 से 5 साल तक की सजा और कम से कम 25,000 का जुर्माना और SC/ST, नाबालिग, महिला और मानसिक रूप से कमजोर शख्स का धर्मांतरण कराने वाले आरोपी को 3 साल से 10 साल तक की सजा और कम से कम 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। धर्म परिवर्तन का आरोप साबित होने पर दोषी को पीड़ित को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा देना होगा। शादी सिर्फ मजहब बदलने के लिए की गई हो साबित होने पर उस शादी को रद्द किया जा सकता है। जब अध्यादेश ही लाना था तो ऐसे में धर्मांतरण रोकथाम बिल विधानसभा में लाने की क्या जरूरत थी, जहां इस पर चर्चा हुई और फिर इसे पास भी करवाया गया तकरीबन 5.5 महीने पहले। इस अध्यादेश के बाद सरकार की नीयत पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। Let them take some ordinance on a development agenda. अध्यादेश बेरोजगारी और महंगाई पर लाना चाहिए, ना कि धर्मांतरण पर। वो मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। Creating awareness so that investors will come to Karnataka. धर्मांतरण रोकथाम बिल का ईसाई समुदाय ने कड़ा विरोध करते हुए ये चुनौती भी राज्य सरकार को दी थी कि कर्नाटक में जबरन धर्म परिवर्तन का सबूत ईसाई समुदाय को राज्य की बीजेपी सरकार दे। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां रायपुर एयरपोर्ट पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 2 पायलट की मौत हो गई। प्रैक्टिस के दौरान वापस लैंड करते समय हेलीकॉप्टर में आग लगी और यह हादसा हो गया। रात करीब 9:10 पर यह घटना घटी। कैप्टन गोपाल कृष्ण पांडा और कैप्टन AP श्रीवास्तव दोनों की इस हादसे में मौत हो गई। और बात करते हैं मौसम की। बेंगलुरु में मई के महीने में तापमान सर्दियों जैसा महसूस हो रहा है। पिछले 3-4 दिनों से कभी तेज और कभी हल्की बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है। आसानी तूफान का ये असर है जो शायद कुछ दिन और रहेगा। देखते हैं बेंगलुरु से निहाल किदवई की रिपोर्ट। मई के महीने में देखिए यहाँ बेंगलुरु में कितना अच्छा यहाँ पर क्लाइमेट है। टेम्परेचर 19 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में रह रहा है और जो गर्मी थी उससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। ये बेंगलुरु का कबन पार्क है, बेंगलुरु के बड़े पार्क्स में से एक। चूँकि टेम्परेचर कम है इसलिए लोग यहाँ पर कम दिख रहे हैं, नहीं तो ये पूरा खचाखच भरा हुआ होता। ये एक हिस्सा है। कैमरा पर्सन कुमार जब दाहिनी तरफ कैमरे को पैन करेंगे तो देखिए जो बड़ा हिस्सा कबन पार्क का है वो दाहिनी तरफ है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। कई सारे अभी यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे थे, कुछ लोग योगा कर रहे हैं और हम जब कभी भी कबन पार्क आते हैं तो ये लोग हमें ज़रूर दिखते हैं। सर ये बताइए कि एक्सरसाइज कितनी देर करते हैं और कब से आ रहे हैं आप कबन पार्क? कबन पार्क तो आई हैव डन इट माई चाइल्डहुड। 17 साल से मैंने आके जॉगिंग किया था यहाँ, बीच में ब्रेकअप हो गया। अभी लास्ट 3 ईयर्स से जब बाईपास हुआ तो कंटिन्यूस आ रहा हूँ यहाँ। और ये क्लाइमेट कैसा है? क्लाइमेट तो मेरा चाइल्डहुड याद दिला रहा है मेरे को। बैंगलोर का जो ओरिजिनल क्लाइमेट था वो चाइल्डहुड याद दिला रहा है। आपको कैसा लग रहा है? मई के महीने में इतनी ठंडक है यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फाइन, वेरी फाइन। तो आप ये चाहते हैं किसी तरह से बारिश होती रहे, वेदर ऐसे ही रहे? हाँ ऐसे ही रहे, अच्छा लगे, प्लेजेंट क्लाइमेट।